नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने जो संविधान सभा की समितियां थी उनके बारे में अध्ययन करा हमने। उसके बाद में हमने कुछ बैठकों के बारे में हमने चर्चा करी दोस्तों। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे के विशेषताओं के बारे में दोस्तों। कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, कि वर्तमान के अंदर भारतीय संविधान को कहाँ रखा हुआ है। भारतीय मूल संविधान की जो कवर पेज है उसके ऊपर अशोक स्तंभ के कितने शेर लिए गए थे दोस्तों। भारतीय संविधान के अंदर मूल संविधान के अंदर कितने पेज है दोस्तों। भारतीय संविधान की पहली 1000 प्रतियां कहाँ छापी गई दोस्तों। इसके बारे में हम विस्तृत तौर पे अध्ययन करने वाले हैं मित्रों। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, भारतीय राज्य व्यवस्था। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम? भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके बारे में आज दोस्तों हम विस्तृत तौर पे अध्ययन करने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या हुआ दोस्तों कि माना कि देखो भारतीय संविधान सभा ने बैठकों के थ्रू, देखो आपको पता है कि कुल अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान के। उसको कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों? 11 अधिवेशन हुए थे। और कितने पठन कितने हुए थे दोस्तों? 3 पठन हुए थे भारतीय संविधान का। अब देखो दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण हो गया। अब देखो, ये भारत का संविधान है। ये भारतीय संविधान का पहला पेज है। क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान का पहला पेज। ये भारतीय संविधान का पहला पेज है। अब देखो दोस्तों, जो अशोक का स्तंभ है ना दोस्तों, अशोक स्तंभ से इसके अंदर कितने शेर लिए गए थे दोस्तों? 3 शेर। कितने शेर? अब देखो, अब शेर बना रहे हैं दोस्तों हम। 3 शेर संविधान के मेन पेज के ऊपर कितने शेर लिए गए थे दोस्तों? 3 शेर लिए गए थे। अब देखो, 3 शेर लिए गए थे। और भारतीय संविधान के जो मूल संविधान है उसके अंदर कितने पेज है दोस्तों? मूल रूप से, मतलब मूल प्रति में, मूल प्रति, इसके अंदर कितने पेज है दोस्तों? 251 पेज है। कितने दोस्तों? 251 पेज है। किसके अंदर? भारतीय मूल संविधान के अंदर कितने पेज है? 251 पेज है। वही अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की पहली 1000 कॉपियां किसने छापी थी दोस्तों? भारतीय संविधान की पहली 1000 कॉपी कितनी दोस्तों? 1000 कॉपियां किसने छापी थी दोस्तों? देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया ने। किसने छापी थी दोस्तों? देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया ने छापी थी दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, मार्कर चेंज कर लूं मैं। देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया ने छापी थी दोस्तों। अब देखो, भारतीय संविधान का और भारतीय जो संविधान का और भारत के नागरिकों का रक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान व नागरिकों का रक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट को। किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। अब जो भारत का वर्तमान जो मूल संविधान है दोस्तों, जो भारत के संविधान की मूल प्रति है, वो वर्तमान में कहाँ रखी हुई है दोस्तों? संसद के पुस्तकालय के अंदर। किसमें? एक सेकंड दोस्तों, ये भी संसद के, जो भारतीय संसद है ना दोस्तों, संसद के पुस्तकालय में कहाँ रखी हुई है दोस्तों? संसद के पुस्तकालय में। किसमें? संसद के पुस्तकालय में। किस चीज में रखी हुई है दोस्तों? हीलियम के भरे बॉक्स में रखी हुई है। किसमें? हीलियम के भरे बॉक्स में। किसमें? भरे बॉक्स में रखी हुई है। किसको रखा हुआ है दोस्तों? संविधान की मूल प्रति को। किसमें रखा हुआ है? हीलियम गैस के भरे हुए बॉक्स के अंदर रखा हुआ है दोस्तों। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किसका है दोस्तों? विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, देखो, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है दोस्तों यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। मतलब अमेरिका का दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान है दोस्तों। और नवीनतम संविधान किसका है दोस्तों? नवीनतम संविधान है दोस्तों नेपाल का। किसका दोस्तों? नेपाल का। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका दोस्तों? अपना
भारत का। किसका दोस्तों? भारत का। ये हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां हैं वो अभी वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? संसद के पुस्तकालय में, हीलियम के बड़े बॉक्स के अंदर दोस्तों। संसद के जो मूल मूल संविधान है उसमें कितने पेज है दोस्तों? 251 पेज है। भारतीय संविधान व भारतीय नागरिकों का नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट है। किसके मौलिक अधिकारों को? इसके आगे एक लाइन लिख लेना आप, मौलिक अधिकार। किसके? मौलिक अधिकार। इनका रक्षक कौन है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट है। भाई अगर हम बात करें कि भाई संविधान की पहली 1000 कॉपियां किसने छापी थी दोस्तों? देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया ने छापी थी दोस्तों। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किसका है? अमेरिका का है दोस्तों। भाई विश्व के सबसे नवीनतम संविधान किसका है? नेपाल का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है दोस्तों? भारत का है। अब हम इसको थ्योरी में लिख लेते हैं दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको मिटा के हम किसका अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों? भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। और इसके बाद में हम देखेंगे भारतीय संविधान निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आई थी दोस्तों। कि चुनौतियां कैसे आई? कि भारत में अलग अलग मतलब भारत में सांप्रदायिक की भावना, अलग अलग लोगों की भावना, इन चीजों के बीच में भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों? संविधान संविधान की मूल प्रति भारत की भारत भारत की संसद के पुस्तकालय में हीलियम के बड़े बॉक्स में रखी हुई है। देखो दोस्तों, संविधान की मूल प्रति वर्तमान में कहाँ है? संसद के पुस्तकालय के अंदर। किस में रखी हुई है? हीलियम के बड़े बॉक्स में रखी हुई है दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में देखो, अब संविधान की पहली 1000 कॉपियां देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस ने छापी। किसने छापी दोस्तों? संविधान की पहली 1000 कॉपियां देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस ने छापी थी दोस्तों। मूल संविधान में 251 पेज है। कितने हैं दोस्तों? 251 पेज है दोस्तों। ये लिख लो आप, इसके बाद में हम आगे लिखते हैं दोस्तों। एक बार आप ये लिखो जल्दी से, इसके बाद में आगे लिखते हैं दोस्तों। 2-5 सेकंड का समय है आपके पास में। आशा करता हूँ दोस्तों लिख लिया होगा आपने। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, या आप वीडियो को रोक के लिख लेना। अब देखो दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों।
मार्कर दूसरा लेते हैं। संविधान वे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। किसका होता है दोस्तों? संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की मूल प्रति के कवर पेज पर अशोक स्तंभ के 3 शेर अंकित है दोस्तों। किसके? अशोक स्तंभ के 3 शेर अंकित है दोस्तों। अब देखो, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। एक बार ये लिखो दोस्तों, इसके बाद में हम आगे लिखते हैं। देखो, संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। वही संविधान की मूल प्रति के कवर पेज पर हम बात करें तो कितने शेर अंकित है दोस्तों? 3 शेर अंकित है। तो ये 3 शेर कहां से लिए गए दोस्तों? अशोक स्तंभ से लिए गए। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किसका है दोस्तों? अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। एक बार ये लिखो, इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों। 5-7 सेकंड का समय, जल्दी लिखो आप। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को रोक के लिख लेना। अब देखो, विश्व का नवीनतम संविधान किसका है दोस्तों? विश्व का नवीनतम संविधान नेपाल का। किसका है? नेपाल का। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है दोस्तों? भारत का। किसका है? अपने भारत का। ये लिखो दोस्तों। इसके बाद में हम पढ़ते हैं संविधान सभा की चुनौतियां। कि संविधान सभा के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। जल्दी लिखो, 1 सेकंड का समय आपके पास में। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब देखो, हेडिंग डालो, संविधान सभा की चुनौतियां। किसकी? संविधान सभा की। संविधान सभा की चुनौतियां। अब देखो दोस्तों, संविधान सभा तो बैठ गई, लेकिन अब संविधान निर्माण वो करेंगे कैसे?
भाई एक बात बताओ, अपना देश में इतनी विविधता है, भारत के अंदर इतनी इतनी लोगों में डाइवर्सिटी है, उसके बाद में हमारे देश के संविधान का निर्माण लोग कैसे करेंगे? क्योंकि भाई सब लोग एक ही पक्ष के सहमत में तो होने से रहे। इसका कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि अपने विरोधी गुट भी तो पनप सकते थे ना भाई। देखो, विरोधी गुटों में समन्वय कैसे बैठेगा? क्योंकि हर लोग, अपने भारत के जितने भी लोग हैं, वो हर क्षेत्र के अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है, तो उसको उनमें कैसे समन्वय बिठाया जा सकता है दोस्तों? तो भारत ने इसमें कैसे करी, कौन सा सिद्धांत अपनाया दोस्तों? कि भाई सहमति और सहयोग का सिद्धांत अपनाया। इससे क्या फायदा हुआ दोस्तों? कि भारत के जितने भी लोग थे वो एक पक्ष में हो, मतलब एक पक्ष में हो। क्योंकि अगर हम संविधान के अंदर कोई भी प्रावधान लाएंगे तो उसके विरोध में भी तो हो सकते थे लोग। अब उन सभी लोगों को एक साथ में कैसे लाया जा सकता था? तो इसके लिए हमने भारतीय जो संविधान सभा थी और उनमें जो लोग थे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भाई लोगों को एक टेबल पे लाके और एक पक्ष में कैसे किया जा सकता है दोस्तों। तो देखो, पहले माना कि ये अपना संविधान है, संविधान सभा के पहल माना कि ये संविधान सभा बैठी है दोस्तों। क्या बैठी है? ये संविधान सभा के सदस्य बैठे हैं, ये संविधान सभा के सदस्य। अब देखो दोस्तों, माना कि ये संविधान सभा है, संविधान, अब इसके सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली है दोस्तों? संविधान सभा। अब देखो, सबसे पहला तो इसमें यही है कि भाई समन्वय कैसे बिठाना है। तो देखो, विरोधी गुटों में समन्वय, विरोधी गुटों में समन्वय। दूसरा चीज क्या है दोस्तों? कि लोग गांधीवादी विचारधारा के भी तो थे, तो वो क्या चाहते थे कि भाई केंद्र के पास में शक्तियां नहीं है, तो लोग विकेंद्रीकरण भी चाहते थे। और जो कुछ पटेल और ये जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर साहब ये चाहते हैं कि भाई देश की अगर एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो हमें क्या करना है कि भाई देश को में केंद्रीकृत व्यवस्था हो, मतलब केंद्र के पास में शक्तियां ज्यादा हो। जब तक केंद्र के पास में शक्तियां ज्यादा होगी नहीं तो फिर राज्य तो अपनी मन मर्जी करेंगे। और जो गांधीवादी तत्व थे वे क्या चाहते थे कि भाई शक्तियां ग्राम पंचायतों के पास में हो। तो इसके साथ में सरकार ने जो संसद थी अपनी, उन्होंने कैसे समन्वय बिठाया दोस्तों? तीसरी चीज क्या थी दोस्तों? कि देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल फैल गया। क्योंकि क्या, अपने दोनों देश आजाद हुए, भारत व पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान अगर दोनों देश आजाद हुए तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपना राजधर्म घोषित कर दिया मुस्लिम। तो भारत के कुछ लोगों ने भी मांग उठाना शुरू कर दी कि हमारे भी देश का धर्म हो, अपने देश का हिंदू धर्म की मांग उठने लगी। फिर अपने देश के जो महानुभाव थे, जो उस समय के जो सदस्य थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, इन्होंने भारतीय लोगों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने जो भारतीय संसद के सदस्य थे उनको समझाया और उनको समझाकर ये बोला कि अपने देश को पंथ निरपेक्ष ही रहने दो, क्योंकि अपने देश में हर जगह बहुत ज्यादा विविधता है। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि अपने देश में गांधीवादी तत्वों को भी तो शामिल करना था दोस्तों। अब गांधीवादी तत्वों को कैसे शामिल करेंगे कि भाई ग्राम पंचायतों का गठन हो, और उसके बाद में उदारवादी तत्व और जो सामाजिक और ये सारी समानता लेकर आए। तो ये कहां से लेकर आएंगे दोस्तों? तो ये सारी चुनौतियां किसके सामने थी दोस्तों? संविधान सभा के सामने ये सारी चुनौतियां थी। तो सबसे पहले क्या चुनौती थी दोस्तों? विरोधी गुटों के सामने समन्वय स्थापित करना। दूसरी चुनौती क्या थी दोस्तों? केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, सांप्रदायिकता, इन चीजों से पार कैसे पाना था दोस्तों? इसको भाई संविधान सभा को इन चीजों से तो पार पाना ही था। अब देखो, संविधान सभा में अगर देखो विरोधी गुट बनेंगे तो संविधान सभा का काम अटकेगा और अपने प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो अब हम लिखते हैं, पहले ही हमारी हेडिंग क्या रहेगी दोस्तों? विरोधी गुटों में समन्वय। तो ये दोस्तों आरएस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर किसी भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि भाई भारतीय संविधान सभा के सामने कौन सी चुनौतियां थी मुख्य रूप से, तो आपको कम से कम 5 से 7 पॉइंट आने चाहिए दोस्तों। जैसे विरोधी गुटों में समन्वय, केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण, सांप्रदायिकता और गांधीवादी तत्व, और ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एक बार ये अपन इसके बारे में लिखते हैं। अब देखो, और इसके बाद में पहला अपना बिंदु क्या रहेगा दोस्तों? विरोधी मतों में समन्वय। पहली हेडिंग क्या रहेगी? विरोधी मतों में समन्वय।
किसमें दोस्तों? विरोधी मतों में समन्वय। अब लिखना आरंभ करो दोस्तों। संविधान सभा में अनेक मतों के लोग मौजूद थे। यह संविधान के प्रावधानों से असहमत भी हो सकते थे, जिससे संविधान सभा में विरोधी गुट भी बन सकते थे। अब देखो दोस्तों, लेकिन संविधान सभा ने आपसी सहमति व समन्वय के सिद्धांत से सबको एक रखा। ये लिखो दोस्तों। इसके बाद में हम दूसरा बिंदु डिस्कस करते हैं। देखो, विरोधी मतों में समन्वय कैसे स्थापित करा दोस्तों? संविधान सभा में अनेक मत, देखो संविधान सभा में अनेक मतों के लोग मौजूद थे। ये संविधान सभा के जो प्रावधान थे उससे असहमत भी हो सकते थे, जिससे संविधान सभा में क्या उत्पन्न हो सकते थे दोस्तों? विरोधी गुट भी बन सकते थे। और लेकिन संविधान सभा ने आपसी सहमति व समन्वय के सिद्धांत से सबको क्या रखा? एक रखा दोस्तों। एक बार ये पहला पॉइंट लिखो, इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं। हम किसका अध्ययन करें? संविधान सभा की चुनौतियों के बारे में दोस्तों। एक बार लिखो जल्दी से आप। जल्दी से लिख लो दोस्तों, 2-5 सेकंड का समय है आपके पास में। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब हम आगे देखते हैं दूसरे मत के बारे में कि भाई दूसरा क्या था। इसके बाद में हम देखेंगे तीसरा, इसके बाद में चौथा। ऐसे करके हम कम से कम 5 से 7 जो चुनौतियां थी संविधान सभा के सामने उसका अध्ययन करेंगे। अब दूसरी चुनौती क्या थी दोस्तों? सेकेंड चुनौती, विकेंद्रीकरण बनाम केंद्रीकरण। अब देखो दोस्तों इसमें क्या हुआ। देखो, संविधान सभा के कुछ सदस्य जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, ये क्या चाहते थे कि देश के अंदर एक सशक्त केंद्र हो और देश की एकता अखंडता के लिए सशक्त केंद्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही अगर हम गांधीवादी तत्वों की बात करें, जो क्या चाहते थे देश के अंदर कि भाई पंचायतों के पास में, ग्राम पंचायतों का वह पास में स्वतंत्र शक्तियां हो। फिर हमारे देश के संविधान सभा ने संविधान निर्माण करते हुए क्या क्या करा दोस्तों? नीति निदेशक तत्व है उसके अंदर क्या, ग्राम पंचायतों को शामिल करके सभी मतों को क्या करा दोस्तों? शांत करा। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको कि संविधान
संविधान सभा के कुछ सदस्य सदस्य कौन से थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, सशक्त केंद्र चाहते थे क्योंकि देश की एकता व अखंडता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखो दोस्तों, तथा गांधीवादी तत्व देश में विकेंद्रीकरण चाहते थे। ये लिखो दोस्तों। इसके बाद में इसी में हमको 2 लाइन और आगे लिखनी है। अब इसमें इसका मैं उसके बाद में आपको दिखेगा नहीं दो दोस्तों। तो देखो, विकेंद्रीकरण बनाम केंद्रीकरण क्या था दोस्तों? संविधान सभा के कुछ सदस्य जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर सशक्त केंद्र चाहते थे दोस्तों, क्योंकि देश की एकता व अखंडता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सशक्त केंद्र का होना। तथा गांधीवादी तत्व देश में क्या चाहते थे दोस्तों? विकेंद्रीकरण की व्यवस्था चाहते थे। और उसके बाद में संविधान सभा ने क्या करा दोस्तों? इन दोनों ही व्यवस्था को देश के अंदर शामिल करा। सशक्त केंद्र भी रखा और जो विकेंद्रीकरण की जो गांधीवादी तत्व उसको भी शामिल करा, क्योंकि जो ग्राम पंचायत है दोस्तों उसको किसमें शामिल करा? नीति निदेशक तत्वों में शामिल करा दोस्तों। तो ये अब हम लिखेंगे कि विकेंद्रीकरण बनाम केंद्रीकरण में। एक बार आप लिख लो जल्दी से। आशा करता हूं मित्रों आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं हम आगे। अब देखो, इसी में लिखना है दोस्तों आगे पॉइंट बना के। संविधान सभा ने ग्राम पंचायतों को नीति निदेशक तत्वों में शामिल करके सबको सहमत किया। देखो दोस्तों, ये सेकंड पॉइंट, इसकी एक लाइन लिख लो जल्दी से। इसके बाद में हम तीसरी चुनौती के बारे में जानते हैं दोस्तों। तीसरी चुनौती क्या थी भारतीय संविधान सभा के सामने? आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जल्दी से लिखो दोस्तों इसको। लिख लिया होगा दोस्तों आपने। अब हम देखते हैं तीसरी चुनौती के बारे में कि भाई तीसरी चुनौती क्या थी।
सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता की समस्या। किसकी समस्या दोस्तों? सांप्रदायिकता की समस्या। अब क्या हुआ दोस्तों, देश के विभाजन के समय दो देश अलग अलग बन गए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने देश का धर्म क्या घोषित कर दिया? राजधर्म दोस्तों, मुस्लिम। तो भारत के लोगों को भी लगा कि भाई जब पाकिस्तान अपने से अलग होकर उसने अपना राजधर्म घोषित कर दिया, तो भारत के लोगों ने भी क्या कि हमारे देश का भी धर्म क्या होना चाहिए? हिंदू। लेकिन उसके बाद में अपने देश के सदस्यों द्वारा समझाए जाने पर उन्होंने अपने देश को पंथ निरपेक्ष ही रहने दिया दोस्तों। ये भी देश के सामने क्या थी? एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो देखो दोस्तों, देश के विभाजन के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना राजधर्म मुस्लिम घोषित कर दिया था। अब देखो दोस्तों, इसकी वजह से भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हिंदू धर्म को राजधर्म बनाने की मांग उठी। किसकी उठी दोस्तों? हिंदू धर्म की मांग उठी। अब एक बार ये लिखो, आप देखो सांप्रदायिकता की समस्या कैसे थी दोस्तों? देश के विभाजन के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना राजधर्म क्या घोषित कर दिया था दोस्तों? मुस्लिम घोषित कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ? भारतीय संविधान के कुछ सदस्यों ने क्या करा? हिंदू धर्म को राजधर्म बनाने की मांग उठी दोस्तों। इसके बाद में हम आगे देखेंगे। एक बार ये लिखो आप जल्दी से कि आगे क्या हुआ। इसके बाद में दो तीन और इसमें लाइन लिखनी है दोस्तों। इसके बाद में हम तीसरी ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। जल्दी लिखो इसके बारे में। जल्दी लिखो दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं हम इसमें ही लिखना है दोस्तों। आगे पॉइंट बना के इसमें ही लिखना है आपको। संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर
सभी सदस्य सभी सदस्यों सभी सदस्यों को समझाया समझाया तथा उन्हें उन्हें कहा कि देश को पंथ निरपेक्ष ही रहने दिया जाए। किसको? देश को पंथ निरपेक्ष ही रहने दिया जाए दोस्तों। तो ये इसमें लिख लो। इसके बाद में हम अगली चुनौती के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखो, संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर क्या करा? सभी सदस्यों को समझाया कि हमारे देश को क्या रहने दिया जाए दोस्तों? पंथ निरपेक्ष ही रहने दिया जाए। क्यों रहने दिया जाए? क्योंकि हमारे देश के अंदर विभिन्न धर्म निवास करते हैं। हमने अपने देश का संविधान निर्माण कर रहे थे तो सभी लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, उनके साथ में हमने ये वादा किया था कि आपके साथ में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमारे देश के लोगों को क्या जरूरत है कि देश के अंदर किसी भी धर्म को अपने राजधर्म घोषित नहीं किया जाए। सभी देश में सभी धर्म समान है। सरकार सभी धर्मों के बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी। मतलब किसी भी एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य नहीं करेगी। मतलब देश में सभी धर्म समान है दोस्तों। एक बार ये लिखो। इसके बाद हम अगली चुनौती के बारे में बात करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं आगे चौथी चुनौती के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? चौथी चुनौती के बारे में। चौथी चुनौती क्या थी दोस्तों? विभिन्न विचारधाराओं में समन्वय। अब देखो दोस्तों, संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे दोस्तों। क्या थे? संविधान सभा में देखो, उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी विचारधाराओं के लोग मौजूद थे। अब इनमें क्या करना था दोस्तों? इन विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के मध्य क्या स्थापित करना था दोस्तों? समन्वय स्थापित करना था। इन विभिन्न विचारधाराओं के लोगों में समन्वय स्थापित करना था। लिखो दोस्तों। इसके बाद में हम इसके उदाहरण देखते हैं कि भाई इसमें उदाहरण क्या क्या है, कि कैसे संविधान सभा में उदारवादी है, समाजवादी है, गांधीवादी, इन विचारधाराओं के लोग मौजूद थे। तो इनमें क्या क्या उदाहरण थे, एक बार ये लिखो आप जल्दी से। इसके बाद में हम देखते हैं आगे। अब दोस्तों, ये सभी विचारधाराओं के लोग मौजूद थे। तो ये क्या चाहते थे? कि अपने अनुसार संविधान का निर्माण चाहते थे। क्या चाहते थे दोस्तों? अपने अनुसार संविधान का निर्माण। तो एक लाइन और लिख लो इसमें। ये सभी विचारधाराएं
धाराओं के लोग अपने अनुसार संविधान निर्माण करना चाहते थे। ये लिखो दोस्तों। इसके बाद में इसमें अभी 3-4 लाइन और लिखनी है अपने को, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर देखो जो हम ये कंटेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, देखो आरएस, यूपीएससी और जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसमें जब आप मेंस में, किसमें दोस्तों, मेंस में आंसर राइटिंग करोगे दोस्तों, किसकी, आंसर राइटिंग, तो उसमें ये महत्वपूर्ण कंटेंट है दोस्तों। ये पॉइंट आपको लिख कर आने कि भाई आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या क्या थी दोस्तों, तो आपने अगर ऐसे लिख दिया, कैसे कि देखो सबसे पहले आपने लिखा कि विरोधी मतों में समन्वय, और इसके अंदर आपने 2 लाइन लिख दी। उसके बाद में आपने क्या लिखा दोस्तों, भाई केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। क्या लिखा, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। उसके बाद में आपने क्या लिखा दोस्तों, सांप्रदायिकता की समस्या। क्या लिखा, सांप्रदायिकता की समस्या आपने ये लिख दिया। उसके बाद में लिखा विभिन्न विचारों में समन्वय, विभिन्न विचारधाराओं में समन्वय, और ये आपने पॉइंट लिख दिया दोस्तों। आंसर राइटिंग के अंदर किसी भी आंसर राइटिंग चेक करने वाले में इतनी हिम्मत नहीं होगी दोस्तों का आपके नंबर काट दे। ये बुलेट पॉइंट है दोस्तों। ये आपने अगर अभी तक भारतीय संविधान का अध्ययन करा होगा दोस्तों, उसमें आपको संविधान सभा की चुनौतियों में इतना किसी ने नहीं लिखा होगा कि संविधान सभा की चुनौतियां ये भी होती। आपको सिर्फ संविधान सभा की बैठ के कि कितने अधिवेशन है, वो 11 अधिवेशन, 2-4 लाइन लिखोगे दोस्तों, संविधान सभा आपकी समाप्त। जितना मैंने अभी तक आज अपनी लगभग 15वीं क्लास है दोस्तों संविधान सभा की, हमने एक एक पॉइंट को कवर करते हुए संविधान सभा को पढ़ा है दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जब आप एग्जाम में बैठते हो तो क्वेश्चन आपको पता है कि जब आपने सारा पढ़ा है तो पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि संविधान सभा में कौन सी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। आपके सामने आ गया उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी, और चौथा ऑप्शन आ गया उपरोक्त सभी। अब आप सोचोगे यार संविधान सभा में ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, विचारधारा तो हमने पढ़ी नहीं भाई। हमने संविधान सभा का गठन पढ़ा, संविधान सभा की बैठ के पढ़ ली, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, ये स्थायी अध्यक्ष कौन था, हमने तो ये पढ़ा। ये क्वेश्चन कहां से टपक गया भाई। और संविधान सभा के सामने चुनौतियां क्या क्या थी, आपके सामने ये चुनौतियां सामने आ जाए कि देश की संविधान सभा के सामने कौन सी चुनौतियां प्रमुख थी, आपको दे दे ऑप्शन में दे दिया दोस्तों कि विरोधी मतों में समन्वय, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, सांप्रदायिकता, विचारधाराओं के लोग, और आपके सामने ऑप्शन दे दिया ए या बी, बी या सी या ए बी सी डी। अगर आपके सामने ये ऐसे ऑप्शन दे दिया दोस्तों तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पहले इनको अच्छे से अध्ययन करना है आपको कि भाई ये आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया तो उसके बाद में आपको समस्या ही नहीं। अब देखो कि भाई जितने भी विचारधाराओं के लोग थे दोस्तों, उन्होंने क्या करा कि वो अपने अनुसार क्या करना चाहते थे, संविधान निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान सभा इतनी समझदार थी दोस्तों कि इन सभी समाज जो जितने भी ये विचारधारा के लोग थे, इन सभी में आपसी कोऑर्डिनेशन के तहत, मतलब इन सब में समन्वय स्थापित करते हुए इन सभी को, उदारवादी तत्व अपने देश में संविधान में शामिल है, समाजवादी भी है और गांधीवादी भी है। इन कौन से कहां पे है ये भी हम लिखेंगे, ये अपन लिख ले होगा दोस्तों। अब मिटा दूं मैं, आपके समझ में आ गया होगा ये तो। एक सेकंड दोस्तों, मिटा दूं मैं, इसके बाद में इसमें आगे लिखाते हैं। और लिखना किसमें दोस्तों, इसी चौथे पॉइंट में ही लिखना है, विरोधी विचारधाराओं में समन्वय, इसमें लिखना है दोस्तों। अब भारतीय संविधान सभा
सभा ने सभी विचारधाराओं विचारधाराओं को विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करते हुए सभी विचारधाराओं के तत्वों को शामिल किया। सभी विचारधाराओं के तत्वों को शामिल किया। अब देखो दोस्तों, उदाहरण में क्या क्या है, देखो मौलिक अधिकार, ये क्या है दोस्तों, उदारवादी तत्व है, उदारवादी तत्व। और जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, यह क्या है दोस्तों, गांधीवादी तत्व है। क्या है दोस्तों, गांधीवादी तत्व। ये लिखो दोस्तों, उसी में लिखना है आपको। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि भाई अगले कौन सी चुनौती है प्रमुख, इसको मिटाते हैं। उसके बाद में जल्दी लिखो दोस्तों। ये मौलिक अधिकार नहीं दोस्तों, मूल अधिकार है। अपन ने गलत लिख दिया, मूल अधिकार। और एक और इसमें लिखना चाहो, लोकतंत्र। ये दोनों क्या है दोस्तों, उदारवादी तत्व और नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों, गांधीवादी तत्व। ये लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, जल्दी से। लिख लिया होगा दोस्तों, जल्दी लिखो। लिखो दोस्तों, लिख लिया होगा अब तो आपने। अब पांचवी चुनौती के बारे में बात करते हैं दोस्तों। किसके बारे में, पांचवी चुनौती। आप वीडियो को बाद में रोक के भी लिख सकते हो दोस्तों। अधिकार संबंधी प्रश्न, अधिकार संबंधी प्रश्न। अब देखो दोस्तों, जो देश की तत्कालीन परिस्थितियां थी ना दोस्तों, तत्कालीन परिस्थितियों में सभी अधिकारों को लागू किया जाना संभव नहीं था। अब देखो दोस्तों, BN राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, उनका क्या कहना था दोस्तों, BN राव की सलाह पर इन अधिकारों को दो श्रेणी में
विभाजित विभाजित किया। अब इसमें दो अधिकार कौन से थे दोस्तों? एक तो जिन अधिकारों को क्या जाती है, दी जाती है दोस्तों? गारंटी। गारंटी गारंटी एक बार इसको हटाओ दोस्तों। जिन्हें गारंटी जिन्हें गारंटी या प्रत्याभूत द्वारा दिया जाना है। इसमें कौन सा आ गया दोस्तों? फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार। और दूसरा क्या आ गया दोस्तों? जिन्हें भविष्य में दिया जाएगा। जिन्हें भविष्य में दिया जाना है। इसमें क्या आ गया दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ये लिखो दोस्तों। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। एक बार जल्दी लिखो। किया जा सकता, लिखो दोस्तों जल्दी से। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। जल्दी लिखो दोस्तों इसको, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। लिख लिया होगा दोस्तों अब तो आपने, या 1 सेकंड का और समय है, लिख लो जल्दी से। छठी चुनौती के बारे में बात करते हैं हम दोस्तों। क्या 6 नंबर की चुनौती कौन सी थी? देखो, अधिकार संबंधी प्रश्न क्या था दोस्तों? तो तत्कालीन परिस्थितियों में जो संविधान के सभी जो अधिकार थे उनको लागू किया जाना संभव नहीं था दोस्तों, क्योंकि अगर देश के पास में इतने रिसोर्स ही नहीं थे भाई। अगर हमारे देश के पास में सब पैसे होंगे तभी तो सारे अधिकारों को लागू किया जा सकता है। अभी आप बताओ कि देश के अंदर आपने नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या शामिल किया गया था दोस्तों? कि सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा, स्वास्थ्य दी जाएगी, फ्री में शिक्षा दी जाएगी। तो अगर हमारे देश में जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे, देखो आपके शिक्षा का क्राइटेरिया अभी तक फ्री कर दिया है दोस्तों 6 से 14 साल के लिए, अब धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद में हमारे हायर एजुकेशन वाले फ्री करते जाएंगे। स्वास्थ्य अभी देखो लगभग अपने राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं लगभग फ्री हो चुकी है। सरकार ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम, जैसे राजस्थान में एक बेहतरीन योजना चलती है दोस्तों, चिरंजीवी योजना। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना चलाई हुई है। तो ये योजना किस लिए है दोस्तों? ये नीति निर्देशक तत्वों में पहले से शामिल थी, इस वजह से ये योजना चल रही है दोस्तों। एक बार ये लिखो, इसके बाद में हम आगे अगली चुनौती के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। अब हम छठी चुनौती के बारे में बात करते हैं कि 6 नंबर की चुनौती संविधान सभा के सामने क्या थी दोस्तों? अध्यक्षीय बनाम संसदीय प्रणाली। अब देखो दोस्तों इसमें क्या कर रहे हैं। अब देखो, संविधान सभा के कुछ सदस्य क्या चाहते थे दोस्तों? कार्यपालिका का स्थायित्व, इसलिए क्या चाहते थे? अध्यक्षीय प्रणाली। लेकिन संविधान सभा के कुछ सदस्य चाहते थे
सशक्त संसदीय प्रणाली। तो संविधान सभा के सबने आपसी सहमति से कौन सी प्रणाली को अपनाया दोस्तों? संसदीय प्रणाली को अपनाया दोस्तों। देखो, संविधान सभा के कुछ सदस्य कार्यपालिका के स्थायित्व के लिए अध्यक्षीय प्रणाली चाहते थे, किंतु बाकी सदस्य उत्तरदायी संसदीय प्रणाली चाहते थे। संविधान सभा के सभी सदस्यों की आपसी सहमति से संसदीय प्रणाली अपनाई गई। कि कौन सी अपनाई गई दोस्तों? संसदीय प्रणाली अपनाई गई। देखो, एक बार ये मार्कर चेंज कर लूं मित्रों। देखो, अध्यक्षीय बनाम क्या थी? संसदीय प्रणाली है। हमारे संविधान सभा में चर्चा चल रही थी कि दोस्तों कुछ सदस्य क्या चाहते थे कि कार्यपालिका, जो कार्य करने वाली जो अपनी जो विधायिका है, उसके स्थायित्व के लिए क्या चाहते थे दोस्तों? अध्यक्षीय प्रणाली। लेकिन बाकी सदस्य क्या चाहते थे दोस्तों? उत्तरदायी संसदीय प्रणाली। इसका कारण क्या था कि दोस्तों जनता के प्रति जो उत्तरदायी होगी ना जो संसद, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? जनता के प्रति। तो कुछ लोग क्या चाहते थे? क्या उत्तरदायी संसद की विषय व्यवस्था चाहते थे। तो सभी जो सदस्य थे संविधान सभा के, उसके आपसे सहमति से कौन सी प्रणाली अपनाई गई दोस्तों? संसदीय प्रणाली अपनाई गई। अब एक बार ये लिखो, इसके बाद में हम समझते हैं कि भाई अध्यक्ष प्रणाली क्या होती है और संसदीय प्रणाली क्या होती है दोस्तों। लिखो दोस्तों जल्दी से, जब तक मैं इसमें मार्कर में साई वेट डाल देता हूं दोस्तों। जल्दी लिखो इसको। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब देखो,
देखो, जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका में कौन सी प्रणाली चलती है? अमेरिका में अध्यक्ष प्रणाली चलती है दोस्तों। क्या चलती है? अध्यक्ष। मतलब देश का सर्वे सर्वा कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। देश का सर्वे सर्वा कौन होता है यहाँ का? राष्ट्रपति होता है। मतलब राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों? प्रत्यक्ष तौर पे मतदान किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? प्रत्यक्ष तौर पे मतदान किया जाता है। कैसे कि मतलब जनता प्रत्यक्ष रूप से जाके राष्ट्रपति के नाम पे वोट डालती है। और अपने भारत में क्या है दोस्तों? भारत में क्या वोट किसको डालते हैं लोग दोस्तों? सांसद को। किसको डालते हैं दोस्तों? सांसद को। अपने जो भी लोकसभा क्षेत्र है आपका, उसके सांसद को आप वोट डालते हो। और सांसद मिलकर क्या चुनते हैं दोस्तों? मतलब ये जितने भी सांसद है, ये चुनकर क्या चुनते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री को। मतलब लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। जरूरी नहीं है कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मतलब वो ये सांसद किसका हो सकता है? राज्यसभा का भी सांसद हो सकता है, उसे भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है भारत में। जैसे कि आपको पता होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ के सदस्य थे? सांसद थे दोस्तों, राज्यसभा के सांसद थे। और दूसरी चीज, मतलब अध्यक्ष प्रणाली में जब देखो, देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है दोस्तों? यहाँ का राष्ट्रपति। और अपने देश का सर्वोच्च व्यक्ति कौन है दोस्तों? अपने देश का भी राष्ट्रपति होता है। मतलब प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। लेकिन अगर अपन मुख्य शक्तियों की बात करें कि भाई देश के पास में मुख्य कार्यकारी शक्ति किसके पास में होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री के पास में। मतलब वास्तविक रूप से सत्ता का मालिक कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ये भारत में होता है। और अमेरिका के अंदर सारी पावर किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में ही होती है दोस्तों। इसके बाद में हम अगली चुनौती के बारे में देखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब 7वें नंबर की चुनौती देखते हैं दोस्तों। राजभाषा विवाद। अब राजभाषा विवाद क्या था दोस्तों? क्योंकि कुछ लोग देखो दोस्तों, क्या भारत के अंदर, अपने भारत में हर जगह अलग अलग दोस्तों भाषा बोली जाती है। अब उत्तरी भारत की बात करें तो अब उत्तरी भारत में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? हिंदी मुख्यतः बोली जाती है दोस्तों। वही अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें दोस्तों, तो वहां पे अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषा है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है दोस्तों, तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है। अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग राज्य की थी दोस्तों। तो अब क्या करें कि इन सभी को शामिल करके अपने देश में क्या बनानी थी? एक राजभाषा। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि सभी के अंदर विभेद उत्पन्न हो गया। तो राजभाषा का निवारण कैसे हुआ दोस्तों? मुंशी आयंगर फॉर्मूला अपनाया गया, जिसमें क्या करा दोस्तों? हिंदी को तो राजभाषा घोषित किया गया और 15 साल के लिए अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया गया था। कब तक दोस्तों? 15 साल तक। अब देखो दोस्तों, देश में उत्पन्न राजभाषा विवाद को समाप्त करने के लिए मुंशी आयंगर फॉर्मूला अपनाया। अब देखो, जिसमें क्या करा दोस्तों? हिंदी को राजभाषा बनाया गया। वही अगर हम इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए सहायक राजभाषा घोषित किया गया। अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए सहायक राजभाषा घोषित किया
गया। अब देखो दोस्तों, राजभाषा विवाद क्या था दोस्तों? देश में उत्पन्न राजभाषा विवाद को समाप्त करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया दोस्तों? मुंशी आयंगर फॉर्मूला अपनाया गया। इस फॉर्मूले में क्या था दोस्तों? हिंदी भाषा को तो राजभाषा घोषित किया गया और अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए सहायक राजभाषा घोषित किया गया दोस्तों। ये थी संविधान सभा की चुनौतियां, प्रमुख चुनौतियां। अब हम बात करेंगे दोस्तों संविधान सभा की आलोचना, मतलब विभिन्न विचारकों ने संविधान सभा की क्या क्या आलोचना करी, अपने भारतीय संविधान में क्या क्या कमियां हैं दोस्तों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक